Hello and welcome back to our channel. I'm Vijay Kumar, Assistant Professor at Government Law College, Sirohi. In the series of lectures of Contract Law 2, in the last lecture we have discussed about the part with respect to contract of bailment, the duties of bailer. Now in this part, the part third of this series, we'll be discussing about the duties of bailer, duties of bailee. So let's see the duties of bailee. Now, these are the common duties of bailee. The first one is take care of goods bailed, no unauthorized use of goods. The third was no mixing of bailer's goods with his own goods. And fourth is return of the goods. The last one is to return any extra profit accrued from goods bailed. Now, these are the duties of bailee. बेलर और बेली का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के केस में जो बेलर होता है वो अपना सामान जो है वो बेली के पास कस्टडी के लिए, सेफ कीपिंग के लिए या एनी अदर पर्पज़ के लिए रखता है. नाउ हियर जिसके पास सामान रखा जाता है उसकी ऑब्वियसली कुछ ड्यूटी होती है सेफ कीपिंग की. So the first and most important duty which is given under section 151 and 152 of the Indian Contract Act is the duty to take care of goods bailed. So जो भी सामान बेलर ने बेली के यहाँ रखा है उनका अच्छे से संभाल के केयर करके उनको रखना. नाउ पहले जो ब्रिटिश लॉ में जो रूल था वो ये था कि अगर बेलमेंट जो है ग्रेचुअस बेलमेंट है, दैट मीन्स विदाउट एनी चार्ज बेली जो है सामान को रख रहा है कोई फीस या चार्ज लिए बिना, तो उस केस में जो है ड्यूटी जो है बेली की ये नहीं हुआ करती थी. एंड अगर विद चार्जेज ले रहा है देन उसको जो बेली को है कंप्लीट उसके ऊपर ये ड्यूटी रहती थी कि ही हैज़ टू टेक कंप्लीट रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स. इंडियन लॉ में जो सिचुएशन है वो इस तरह से कोई डिस्टिंक्शन नहीं है ग्रेचुअस बेलमेंट या नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट को लेके. यहाँ पे किसी भी तरह का बेलमेंट हो, चाहे विथ कंसिड्रेशन और विदाउट कंसिड्रेशन, जो बेली है उसकी ये ड्यूटी रहेगी कि जितना केयर वो अपने खुद के सामान का रखता है उतना ही केयर उसे बेलर के सामान का, बेलमेंट से जो उसे गुड्स प्राप्त हुआ उसका रखना है. नाउ the language of section 151 and 152 is that in all cases of bailment the bailee is bound to take as much care is very important, as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would. So these words are very important. First is as much care and the second is as a man of ordinary prudence would under similar circumstances take off his own goods of the same bulk, quality and value as the goods bailed. यानी एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो उस सिमिलर सर्कमस्टांसेज में अपने खुद के सामान का उसी टाइप के, उसी बल्क के, उसी क्वालिटी के जितना केयर रखता है उतना ही केयर उसे रखना है. नाउ एग्जाम्पल से आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा ये चीज़. एग्जाम्पल ये कहता है कि एक्स ने अपने कुछ जो है गहने जो है ऑर्नामेंट्स जो है वो वाई को सेफ कीप करने के लिए दिए. वाई ने वो ऑर्नामेंट जो है वो अपने ऑर्नामेंट के साथ में घर के लॉकर में रख दिए, यानी जहाँ पे वो खुद के गहने रखता था उसी लॉकर में उसने वो गहने भी रख दिए. यहाँ पे ये माना जाएगा कि जो ड्यूटी है बेली की सामान रखने की उसको उसने कम्प्लीटली एकदम विथ रिजनेबल केयर कंप्लीट किया है. दैट मीन्स अगर कोई डकैती हो जाती है, चोरी हो जाती है, वो जो है गहने चोरी हो जाते हैं, देन इन दैट केस उस लॉस के लिए जो है बेली अकाउंटेबल नहीं होगा क्योंकि ही हैज़ टेकन द रिजनेबल केयर ऑफ द गुड्स. यहाँ पे अगर बेलर इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे ये चीज़ एक पर्टिकुलर लॉकर में या बैंक के साथ लॉकर में रखनी है और फिर भी वो अपने घर में रखता है तो फिर बेली लायबल होगा क्योंकि ही हैज़ एक्टेड कॉन्ट्रारी टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंडली, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अगर नहीं है तो वो चीज़ नहीं होगी. सेकेंडली,
ए डिपॉजिटेड हिज गुड, ये एक केस है शांतिलाल वर्सेस टेकचंद। इस केस में ए ने जो है डिपॉजिट किया अपना सामान बी के गोडाउन में। यहाँ पे एक फ्लड की वजह से, यानी एक जो है बाढ़ आ गई और उसकी वजह से जो गोडाउन में गुड्स रखे थे वो डैमेज हो गए। इट वॉज हेल्ड दैट बी इज़ नॉट लायबल। सो इस केस में क्योंकि एक्ट ऑफ नेचर है, एक्ट ऑफ गॉड है, तो इस केस में लाइबिलिटी नहीं होगी। एक्सेप्शन क्या है? बेली वेन नॉट लायबल फॉर लॉस ऑफ थिंग्स बिल्ड। इस जो रीजनेबल केयर का जो ड्यूटी है बेली के ऊपर, वो किस केस में लाइबिलिटी नहीं होगी? सेक्शन 152 इस एक्सेप्शन के बारे में बात करता है। The bailee, in the absence of any special contract, is not liable for the loss, destruction, or deterioration of the thing built if he has taken the amount of care of it described in section 151. So ये काफ़ी सिंपल है कि वो liable तब नहीं होगा जब he has taken the care which is prescribed in section 151. Okay. Now the second duty. Second duty is not to make inconsistent use of goods. Section 153 and 154 talks about the second duty. Now what is this? As per section 154, if the bailee makes any use of goods bailed which is not according to the condition of the bailment, he is liable to make compensation to the bailer for any damage arising to goods from the or during such use of them. Now here see, A lends a horse to B for his own riding only. यहाँ पे क्या होता है कि A को एक जो हॉर्स है वो उसके खुद की राइडिंग के लिए, यानी खुद की उसको चलाने के लिए दिया गया बी के द्वारा। लेकिन बी अलाउ करता है सी को, यानी कि उसके फैमिली मेम्बर को, जो कि ए ने ऑब्वियसली अलाउ उसे सिर्फ बी को ही किया था, बी ने सी को अलाउ किया उसे राइड करने के लिए। सी दो राइड्स विथ केयर बट द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इज इंज्योर्ड, बी इज लायबल टू मेक कंपेंसेशन। यानी एक्सप्रेस टर्म्स है कि उसे सिर्फ बी ही चलाएगा, फिर भी बी ने उसे किसी थर्ड पर्सन को चलाने के लिए दिया। सपोज कीजिए आप अपना कार जो है अपने फ्रेंड को देते हैं और बोलते हैं कि इसे तुम्हें ही चलाना है, किसी और को चलाने के लिए नहीं देना है। तो ये जो बेलमेंट का पर्पज़ है वो सिर्फ आपके सेल्फ ड्राइविंग के लिए ही दिया गया है, किसी और के लिए नहीं। और आप अगर अपने फ्रेंड को देते हैं और उस वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, देन you will be liable to compensate the bearer. So this is the second duty. Third, as per section 153, a contract of bailment is voidable at the option of bailor if the bailee does not act with regard to goods bailed in custody. अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की जो कंडीशन है उसको बेली फॉलो नहीं करता है तो जो बेलर है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है, यानी उसके पास ऑप्शन रहेगा। हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट तीन तरह के होते हैं, वॉइड, वॉइडेबल एंड वैलिड। सो वॉइडेबल मीन्स अगर वो एक्सरसाइज करता है बेलर अपना ऑप्शन तो ये वॉइड हो जाएगा, अदरवाइज ये वैलिड रहेगा। नाउ थर्ड ड्यूटी। थर्ड ड्यूटी इज गिवन अंडर सेक्शन 155, 156 एंड 157, नॉट टू मिक्स द गुड्स। बेली को जब बेलर की तरफ से गुड्स दिए जाते हैं तो ये प्रिज्यूम्ड होता है कि उसे जो भी सामान दिया गया है उसे अपने सामान के साथ मिक्स नहीं करना है, यानी उसे सेपरेट रखना है, ठीक है। बिकॉज उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। अगर वो अपने सामान के साथ मिक्स कर देगा देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट इन सम केसेस टू सेपरेट, कि स्पेसिफिकली पता ही नहीं चल पाएगा कौन सा इसका है और कौन सा इसका है। तो ये एक ड्यूटी है कि उसे मिक्स नहीं करना है, एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द बेलर। अगर बेलर कंसेंट देता है तो उस केस में मिक्स किया जा सकता है। सपोज कीजिए कि आपने एक 10 kg राइस जो है बेलमेंट में बेली को दिए और वो 10 kg राइस जो है वो बेली ने क्या किया, अपने राइस के बॉक्स में मिला दिए, जहाँ पे उसके 5 kg राइस थे, ना 15 kg राइस हो गया। नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि किसका राइस कौन सा था, क्योंकि वो मिक्स हो चुका है। तो बिना कंसेंट के तो ये करना नहीं है, बट अगर कंसेंट दे दी जाती है तो उस केस में क्या होगा? देखिए उस केस में ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए उसको सेपरेट किया जा सकता है, मतलब थिंग्स कैन बी सेपरेटेड और स्पेसिफिकली सेपरेट की जा सकती है, ये इसकी है और ये इसकी है, तो उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। उस सेपरेशन की जो कॉस्ट है वो बेयर करनी पड़ेगी बेली को। और अगर सेपरेट नहीं की जा सकती, डिवाइड नहीं की जा सकती,
उस केस में प्रोपोर्शनेटली जो है जिस प्रोपोर्शन में मिक्सचर हुआ है उस प्रोपोर्शन में डिवाइड किया जाएगा, उसकी सारी कॉस्ट जो है बेली को बियर करनी पड़ेगी। दैट इज सेक्शन 156। नाउ दिस इज अगेन द सेम थिंग, रिटर्न ऑफ द गुड्स, सेक्शन 160 एंड 161। 160 और 161 जब एक ड्यूटी इम्पोज करता है बेली के ऊपर, जैसे ही टाइम जो है बेलमेंट का एक्सपायर हो जाता है या जिस पर्पज़ के लिए स्पेसिफाई किया गया है बेलमेंट, वो पर्पज़ अगर अचीव हो जाता है, देन इन दैट केस जो है उस गुड्स को रिटर्न करने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो बेली की रहेगी। as soon as the time for which the bail has expired or the purpose for which given is accomplished. So it's very simple. X ने डिलीवर की कुछ बुक्स Y को बाउंड करने के लिए, Y promised to return the books within a reasonable time. X pressed for the return of the book, लेकिन Y फेल कर जाता है, रिटर्न नहीं कर पाता है विद इन रिजनेबल टाइम। सब्सिक्वेंटली बुक्स जो है वो किसी एक्सीडेंटल फायर में बर्न हो जाती है, पूरा का पूरा जो लॉस हुआ है बुक्स का वो बेली को यानी वाई को एक्स को भरपाई करनी पड़ेगी। रिटर्न एंड एक्रेशन फ्रॉम दी गुड्स, यहाँ पे क्या होता है, ये एक एग्जांपल है, इससे इस सेक्शन 163 को समझ लेते हैं। ए ने अपनी जो गाय है वो बी की कस्टडी में दे दी। कुछ टाइम बाद में गाय ने एक बच्चे को जो है बछड़े को जन्म दिया। बी को सिर्फ गाय को ही डिलीवर नहीं करना पड़ेगा, उस बछड़े को भी साथ में डिलीवर करना पड़ेगा, यही सेक्शन 163 कहता है। लास्ट वन, नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल, यहाँ पे बेली की ये ड्यूटी रहेगी कि वो सिर्फ पोजीशन में ही बना रहे, वो ओनरशिप क्लेम ना करे और वो कोई भी ऐसा टाइटल क्लेम ना करे जिससे कि बेलर को नुकसान हो सकता है। अगर वैसा कुछ होता है then in that case he'll be liable to compensate the bailor. All right, this is complete. In the next lecture we will discuss about the concept of pledge.